एक महिला अपनी 3 वर्षीय बेटी के साथ रात के अंधेरे में सड़क पर घूम रही है। कभी वो बेटी को पैदल चलाती है, कभी उसकी उंगली पकड़कर चलती है, कभी उसे गोद में उठा लेती है, तो कभी उसे कंधे पर बिठा लेती है। ऐसे ही वो चलते जा रहे हैं। कुछ समय बाद जब वो चलते चलते थक जाते हैं 2 से 2.5 किलोमीटर चलकर, तो एक झील के किनारे दोनों बैठ जाते हैं। बच्ची बहुत ज़्यादा छोटी है, इसलिए वो पैदल चल चल कर थक गई है। माँ को भी थकान हो जाती है, अपनी बेटी को गोद में उठाती है, थपकियाँ देती है, लोरी सुनाती है और उसकी बेटी उसकी गोद में ही सो जाती है। जब बेटी सो जाती है तो माँ चारों तरफ देखती है कि उसे कोई देख तो नहीं रहा, और देख करके उस बेटी को गोद से उठा करके उस झील में फेंक देती है। और वो वहाँ से उसी वक्त उठकर नहीं जाती, बल्कि देखती रहती है कि पानी से अभी तक बुलबुले बाहर आ रहे हैं। दरअसल कहा जाता है कि अगर खाली मटके को भी पानी में डुबाया जाता है तो जब तक वो खाली रहता है, पूरी तरह से डूब नहीं जाता, तो उसमें से बुलबुले निकलते रहते हैं। ऐसा ही जीवित व्यक्ति के साथ होता है। जब तक उसकी सांसें चलती रहती हैं तो उसमें से बुलबुले आते रहते हैं, लेकिन जैसे ही सांसें थम जाती हैं, बुलबुले आना बंद हो जाते हैं। जैसे ही बुलबुले आना बंद हो जाते हैं, वो महिला वहां से उठकर चली जाती है और जाने के बाद एक ऐसा स्वांग रचती है, एक ऐसी मन घड़ंत कहानी को जन्म देती है कि जिसके बाद हर एक का माँ नाम से ही विश्वास उठ गया। नमस्कार, मैं ज्योति गौड़, और आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची कहानी है राजस्थान प्रदेश के अजमेर के किशनगंज की। दरअसल यहाँ पर राजू कनौजिया नाम का एक व्यक्ति होता है, जो अपना कार्य से इधर उधर कहीं कहीं जाकर अपना काम ढूंढा करता था। उसी वक्त उसकी अंजलि उर्फ प्रिया नाम की लड़की से जान पहचान हो जाती है। जान पहचान होने के बाद दोनों के बीच नज़दीकियां बढ़ती हैं, नज़दीकियां प्यार का रूप ले लेती है, और दोनों इस कदर प्यार करने लगते हैं कि लगता है कि हम दोनों को एक दूसरों से विवाह कर लेना चाहिए। परिवार वालों की आपसी सहमति से उन दोनों का धूमधाम से विवाह हो जाता है। राजू कनौजिया के घर अंजलि और प्रिया दुल्हन बनकर आ जाती है। सब कुछ सामान्य चल रहा होता है, सब कुछ अच्छे से चल रहा होता है। 9 महीने बाद उनके घर एक प्यारी सी गुड़िया जन्म लेती है, जिसका नाम ये लोग रखते हैं काव्या उर्फ आरू। काव्या और आरू, ये जो लड़की है, ये ननिहाल और ददिहाल सबकी लाडली थी। सब इससे बेहद प्यार करते थे, पापा की आंखों का तारा थी। माँ भी उससे बहुत प्यार करती थी। सब कुछ अच्छे से चल रहा था, जो एक खुशहाल परिवार में चलता है। कुछ समय बाद राजू कनौजिया की नौकरी बनारस लग जाती है, तो ये अपनी पत्नी से कहते हैं कि या तो तुम माँ के साथ घर पर रहो, अगर ऐसा नहीं कर सकती तो मेरे साथ बनारस चल के रहो। प्रिया ये डिसाइड करती है कि उससे अपने पति के साथ बनारस में ही रहना है। ये तीनों लोग बनारस में किराए का घर लेते हैं और उसमें रहना शुरू कर देते हैं। सब कुछ सामान्य चल रहा है। कुछ समय बाद राजू कनौजिया के साथ कार्य करने वाला एक व्यक्ति उससे कहता है कि आज मैंने भाभी जी को किसी व्यक्ति के साथ देखा, बाजार में घूमते हुए। वो कहता है कि नहीं, अंजलि तो घर से बाहर ही नहीं निकलती, तुमने शायद किसी और को देख लिया होगा। ऐसे ही 2 से 4 रोज और बीतते हैं। उसी का एक दोस्त उसे बताता है कि आज मैंने भाभी जी को कैफे में कॉफी पीते हुए किसी व्यक्ति के साथ देखा। बिल्कुल हूबहू भाभी जी ही थी, मैं शायद पहचानने में गलती नहीं कर सकता। लेकिन राजू कनौजिया को यकीन नहीं होता, फिर भी इतने लोग बार बार उससे कह रहे हैं, तो वो घर आता है और अपनी पत्नी से कहता है, क्या तुम मेरे पीछे से किसी के साथ आती जाती हो या घूमने जाती हो? तो वो कहती है कि लोग आपको सिखा रहे हैं, भड़का रहे हैं, हमारा खुशहाल जीवन सबसे देखा नहीं जा रहा, इसलिए लोगों का काम है आग लगाना। आप लोगों की बातों में ना आए,
मैं आपसे प्यार करती हूँ, हमारा प्रेम विवाह हुआ है, उसके बाद आपका शक करना नहीं बनता। राजू कनौजिया को अपनी गलती का एहसास होता है और वो उससे माफ़ी मांग लेते हैं। वक्त ऐसे ही बढ़ता रहता है, लेकिन एक रोज़ फिर से उससे यही एक आदमी होता है, वो बताता है कि मैंने भाभी जी को किसी व्यक्ति के साथ देखा था और मैं पहचान सकता हूँ कि वो वही थी, मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। अब राजू कनौजिया का दिमाग घूम जाता है, वो सोचता है कि शायद इस चीज़ को जानना चाहिए, समझना चाहिए। एक रोज़ वो जल्दी घर से आ जाते हैं और घर आकर बोलते हैं कि अंजलि, मैं खाना खाकर जल्दी सो जाऊंगा क्योंकि आज मेरी तबीयत कुछ सही नहीं लग रही। खाना लगा दिया जाता है, वो खाना खाता है और खाना खाकर वो सो चुका था, लेकिन दरअसल आज वो सोया नहीं था बल्कि सोने का नाटक कर रहा था। काफी समय हो जाता है तो अंजलि उसे आवाजें देती हैं कि राजू राजू राजू, लेकिन वो नहीं सुनता। दरअसल वो सोने का इतना गहरा नाटक कर रहा है कि उसे आज हकीकत जाननी है। कुछ समय बाद लगभग रात के 11 साढ़े 11 बजे अंजलि साइड में जाती है, किसी को फोन कॉल करती है और अंदर आकर बैठ जाती है। कुछ समय बाद कुछ आहट होती है और अंजलि छत पर चली जाती है। छत पर जाने के कुछ देर बाद ही राजू कनौजिया भी छत पर पीछे पीछे पहुंच जाता है और पहुंचने के बाद देखता है तो क्या देखता है कि उनकी मकान मालिक का बेटा, जिसका नाम है अलकेश गुप्ता, वो और उसकी पत्नी एक दूसरे की बाहों में है। मतलब उन्हें वो एक ऐसी अवस्था में देख लेता है जिसे कोई भी पति बर्दाश्त नहीं कर सकता। आज उसका देखना था, उसका गुस्सा फूट पड़ता है, वो अंजलि पर चिल्लाने लगता है और उससे कहता है कि ये तुम क्या कर रही हो, मेरा और तुम्हारा प्रेम विवाह हुआ है, हमारे प्यार की तौहीन तुम इस तरह से तो ना करो, हमारे घर में एक मासूम सी बिटिया है, उसका आखिर क्या होगा। अंजलि उससे माफ़ी मांग लेती है। वो उससे इतना प्यार करता था कि वो उसे माफ़ भी कर देता है। अब ये लोग इस घर को छोड़ देते हैं और कहीं और जाकर किराए पर मकान लेकर रहने लगते हैं, लेकिन अलकेश की और अंजलि की दूरियां अब भी नहीं बनती, उनकी नज़दीकियां आज भी कायम होती हैं। कभी वो फ़ोन पर बातें करते हैं, कभी एक दूसरे से मिलते रहते हैं। इस बात को लेकर राजू कनौजिया और अंजलि के बीच अक्सर लड़ाई झगड़ा हुआ करता था। बात इतनी बढ़ जाती है कि एक दिन अंजलि अपनी बेटी को लेकर के अपनी बहन के यहाँ चली जाती है। कुछ समय तक तो वो वहाँ रहती है, नौकरी करती है, लेकिन कुछ समय बाद अचानक से वहाँ से भी गायब हो जाती है। वहाँ से गायब होने के बाद उसकी बहन राजू कनौजिया को बताती है, उसे ढूंढा जाता है, उसके फ़ोन मिलाए जाते हैं, लेकिन सब कुछ बंद था, किसी तरह से जानकारी हासिल नहीं होती। अब राजू कनौजिया उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा देते हैं, लेकिन कोई जानकारी हासिल नहीं होती। कुछ समय बाद पता चलता है कि जो अंजलि है वो अपने प्रेमी अलकेश गुप्ता के साथ एक कंपनी में कार्य करने लगी है। दोनों एक ही जगह पर कार्य करते हैं और एक साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं। राजू कनौजिया पुलिस के साथ वहां पर पहुंच जाता है और जाकर के अंजलि को अपनी तरफ से हर तरह से समझाने की कोशिश करता है, लेकिन अंजलि कहती है कि वो इस व्यक्ति के साथ अपना जीवन आगे नहीं चला सकती, वो अपनी बेटी के साथ अपने प्रेमी के यहाँ पर ही रहेगी। अब जो राजू है वो पुलिस वालों से विनती करता है, हाथ जोड़ता है, पैर पकड़ता है कि आप चाहें तो ये मेरी बीवी किसी के साथ भी रहे, लेकिन मेरी जो गुड़िया है आरू, आप उसे मुझे दिला दीजिए, मैं उसका लालन पालन स्वयं करूंगा। लेकिन अंजलि रोने लगती है, वो कहती है कि मेरे जीने का एकमात्र सहारा आरू है, मैं अपनी बेटी को किसी को नहीं दूंगी, मैं इसे अपने साथ ही रखूंगी। पुलिस वालों का भी कहना था कि माँ से अच्छी परवरिश बेटी की कोई नहीं कर सकता। राजू कनौजिया को समझाते हुए उसे वहां से भेज दिया जाता है। राजू कनौजिया मजबूर होता है, वो कुछ कर भी नहीं सकता था, कानून के विरुद्ध भी नहीं जा सकता था, वो अपनी बेटी और पत्नी को छोड़कर वापस आ जाता है। लेकिन आज अचानक से 17 सितंबर की सुबह राजू कनौजिया के पास थाने से फोन पहुंचता है कि आपकी बेटी की मौत हो चुकी है, उसकी शिनाख्त के लिए आप यहां पर आ जाएं। राजू कनौजिया को यकीन नहीं होता,
उसके पैरों तले मानो जमीन खिसक जाती है। वो बनारस से सीधा अजमेर अपनी माँ और बुआ के साथ जितनी जल्दी हो सकता था पहुंच जाता है। जब जाता है, जाकर जहां मोर्चरी में उस बच्ची का शव रखा हुआ था, उसे देखकर फूट फूट कर रोने लगता है। बोलता है, आरू देखो बेटा, पापा आ गए, बेटा पापा आ गए, खड़े हो जाओ बेटा, उठ जाओ। दादी का रो रो कर बुरा हाल है। पिता की आंखों से आंसू नहीं थम रहे और पुलिस वाले उसे उठा करके बेटी को उसकी गोद में दे देते हैं। तो राजू कनौजिया कहते हैं कि जब मैंने हंसती खेलती अपनी बेटी आपसे मांगी तो आप लोगों ने नहीं दी। आज मैं इस बेजान लाश का क्या करूं? आज आप अपनी मर्जी से मेरे हाथों में इसे सौंप रहे हैं। काश उस दिन आपने इसे मेरे हाथों में सौंप दिया होता तो शायद मेरी बेटी आज जिंदा होती। इसके बाद पूछा जाता है कि आखिर हुआ क्या था। तो अंजलि को गिरफ्तार कर लिया गया था। अंजलि से जब कड़ाई से पूछताछ की गई तो वो बताना शुरू करती है कि राजू कनौजिया को छोड़ने के बाद वो अलकेश के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगी। जब वो उसके साथ रह रही थी तो सब कुछ समय तक तो सही चलता है, लेकिन जब वो उसके करीब जाने की कोशिश करती थी, उसे प्यार करने की कोशिश करती थी, उससे अपनी मन की बातें कहने की कोशिश करती थी, तो वो बीच में आरू के लिए रोका टोकी किया करता था। वो कहा करता था कि ये मेरी बेटी नहीं है, ये किसी पराये आदमी का खून है, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। बात बात में आरू को लेकर उन दोनों के बीच लड़ाई झगड़े हुआ करते थे। वो अपने पति को छोड़ करके इसके पास आई थी, लेकिन ये फिर भी उसे ताने दिया करता था। एक दिन ये सोचती है क्यों ना आरू को ही रास्ते से हटा दिया जाए जो उसके प्यार में अड़चन बन रही है। इसी चीज को सोचते हुए वो उससे अन्ना सागर की झील के पास ले जाती है। उसे पैदल इतना चलाती है कि बच्ची थक जाती है, उसे लोरियां सुनाती है, उसे थपकियां देती है और जब वो गहरी नींद में सो जाती है तो उसे झील में फेंक देती है। उसके बाद ये यहाँ से उठ करके चलती है और आकर के लगभग 4 बजे अपने प्रेमी अलकेश गुप्ता को बताती है कि आरू कहीं खो गई है, कहीं मिल नहीं रही है। ये लोग इधर उधर ढूंढने की कोशिश करते हैं। तभी लगभग 4:30 बजे 4-5 पुलिस वाले वहां पर गश्त लगाते हुए दिखाई देते हैं। तो वो सोचते हैं कि इतनी रात को एक पुरुष और महिला आखिर क्यों घूम रही हैं। उन्हें रोका जाता है, उनसे पूछा जाता है तो जो अंजलि है वो कहती है कि उनकी बेटी खेलते खेलते यहीं गुम हो गई है, हम उसे ढूंढ रहे हैं, लेकिन आप परेशान ना हो, हम अपने आप उसे ढूंढ लेंगे। पुलिस वालों का शक गहरा जाता है कि कोई खो जाता है तो हर एक व्यक्ति पुलिस की मदद लेता है, लेकिन ये पहली ऐसी महिला है जो स्वयं कह रही है कि हम अपने आप ढूंढ लेंगे। उससे 1 से 2 बार पूछा जाता है तो वो अलग अलग बयान दे रही थी। उसे शक के दायरे में लेकर गिरफ्तार कर लिया जाता है और तब तक सुबह आरू की लाश अन्ना सागर की झील में तैरती हुई नजर आ जाती है। आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाते हैं तो ये 28 वर्षीय अंजलि अपनी बेटी का हाथ थामे हुए अन्ना सागर की झील के आसपास घूमते हुए नजर आती है। जब सख्ती से पूछताछ की जाती है तो ये अपना गुनाह कबूल कर लेती है। इसके बाद राजू कनौजिया का रो रो कर बुरा हाल था। वो कहते हैं कि काश तुम्हें बेटी इतनी बोझ लग रही थी तो तुम मुझे दे देती, मैं उसे पाल लेता। इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपको दुखी करना, परेशान करना या आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको सचेत करना है, जागरूक करना है कि अगर आप अपने प्रेमी के साथ रहना भी चाहते हैं तो किसी मासूम की बलि ना चढ़ाएं, उसे जीने दें या उसे उसके पार्टनर अपने पार्टनर को दे दें या फिर उसे ऐसे ही छोड़ दें। अगर उसके जीवन में जीना लिखा होगा तो वो जरूर अपनी जीवन को पार कर जाएगा, लेकिन ऐसा गुनाह ना करें, क्योंकि माँ ने एक रिश्ते को ख़त्म करके अगर दूसरा रिश्ता बनाना चाहा है तो ऐसी औरत शायद ही कोई रिश्ता निभाने के लायक होती है। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली किसी सच्ची कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।